आप लोग बोलेंगे कि एग्जाम तो हर एक क्लास में आता है, लेकिन ये बोर्ड वाला, ये क्लास 10th वाला इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? दिमाग में बात आती होगी कि तो आपको बता दें कि क्लास 5, 6, 7, 8 के एग्जाम्स होते हैं वो सिर्फ वहीं तक रहते हैं, लेकिन ये क्लास 10th वाला है, बोर्ड वाला, हर जगह आपसे पूछा जाता है। मतलब कि आज से 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद आपसे कोई नहीं पूछेगा कि क्लास 5th के फाइनल वाले एग्जाम में आपके कितने नंबर आए थे, लेकिन वही क्लास 10th या फिर बोर्ड का जो रिजल्ट होगा वो हर जगह इस्तेमाल होगा। जैसे कि आप कहीं एडमिशन लेने जा रहे हो तब वहाँ पे पूछा जाएगा, कहीं जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो वहाँ भी पूछा जाएगा, यहाँ तक कि आप शादी के लिए भी जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि दूल्हा दुल्हन का 10th में कितना नंबर था, ऐसा पूछा जाता है। तो आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि जैसे कि मान लो कि जैसे मम्मी बोलती है ना कि ढंग से याद कर लो, तो आप क्या बोलते हो कि मम्मी मैंने याद कर लिया है और एग्जाम में मैं अपनी लैंग्वेज में लिख दूंगा। तो मैं वही उसी तरीके से समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बात टिक जाए, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे आप एकदम से अपनी लैंग्वेज में कुछ भी आंसर उनसे लिख सकें। तो पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने कई सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था जो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस चैप्टर में भी हम लोग कई सारे ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है और उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, एलिमेंटल फॉर्म में मतलब अकेले रहे तब, या फिर कंपाउंड फॉर्म में, या फिर किसी और के साथ मिलके रहे तब, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो कार्बन हर जगह पर होता है, जैसे कि हमारे खाने में, हमारे बोन्स में, हमारे टेबल में, हर जगह पर होता है, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। आपको तो पता ही है कि जब एग्जाम में कुछ ना आए तो एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा लगा देना चाहिए। तो अर्थ के क्रस्ट में 0.02% हमारा कार्बन होता है, कार्बन मिनरल के फॉर्म में, यानी कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम, और वही एटमॉस्फेयर में 0.03% हमारा प्रेजेंट होता है कार्बन। वैसे तो कार्बन हमारे नेचर में बहुत कम है, लेकिन हमारे डेली लाइफ में उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के बारे में, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहला सब टॉपिक है इस चैप्टर में द बॉन्डिंग इन कार्बन, मतलब द कोवेलेंट बॉन्ड। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, और वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, चाहे वो सोल्यूशन या फिर मोल्टन स्टेट में। और भी पढ़ा था कि हम लोगों ने कि आयोनिक कंपाउंड्स का नेचर कैसा होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग अब पढ़ेंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। तो मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। और हमारी बुक में जो कार्बन कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है उसको मद्देनजर देखते हुए हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो ये कंपाउंड ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी पास अपने अंदर से नहीं कर पाते हैं, मतलब कि उनके अंदर बॉन्डिंग होती है पर वो लोग कोई आयंस नहीं बना पाते हैं। तो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब कैसे एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन करेंगे और ये कैसे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। ये चैप्टर पूरा कार्बन के नाम पर है, तो हम लोग इसमें जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो एटॉमिक नंबर जो होता है कार्बन का वो होता है 6। तो आउटर सेल को कंप्लीट करने की टेंडेंसी या फिर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की टेंडेंसी डिसाइड करती है रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट के बारे में। तो कोई भी एलिमेंट आयोनिक कंपाउंड तब बनता है जब वो कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर गेन करता है अपने आउटर मोस्ट सेल से। वैसे ही कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा ताकि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर सके। तो क्या होगा अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? तो गेन करेगा मतलब C4- हो जाएगा, मतलब कि कार्बन एनायन बन जाएगा। तो कार्बन के न्यूक्लियस के पास ऑलरेडी 6 प्रोटॉन्स है, ऊपर से 4 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हो जाएं तो मतलब कि न्यूक्लियस के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है। मतलब समझ जाओ कि आपके स्कूल में बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला, फिर ट्यूशन वाले ने भी, सर ने भी बहुत ज़्यादा होमवर्क दे दिया, तो आप रात में किसका होमवर्क करोगे? आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही पूरा 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाना कार्बन के न्यूक्लियस के लिए बहुत ही मतलब कि बर्डन वाला काम हो जाता है, तो बहुत ये मुश्किल हो जाता है। तो अब क्या होगा कि अब दूसरा केस होगा कि अब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब क्या होगा? तो पहली बार जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब वो कार्बन कैटायन बन जाएगा, ठीक। पर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने में बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो बहुत ही मुश्किल होगा यहाँ पर भी, और एंड में जाकर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर से बच जाएंगे। तो कार्बन को गेन करने की वजह से बर्डन हो जा रहा है, लूज करने पे बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च
हो रही है तो कार्बन को कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा ताकि वो खुद को स्टेबल कर सके। तो कार्बन क्या करता है कि अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देता है बगल वाले कार्बन के साथ या फिर कोई भी एलिमेंट है उसके साथ शेयर कर देता है। और सिर्फ कार्बन ही नहीं, कई सारे एलिमेंट्स हैं जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देते हैं बगल वाले एलिमेंट्स के साथ। तो शेयरिंग में ये होता है कि दोनों एलिमेंट्स है वो दोनों लोग अपने इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो शेयर करता है। और शेयर करने के बाद दोनों एलिमेंट्स क्या होता है वो स्टेबल हो जाते हैं या फिर दोनों एलिमेंट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेते हैं। तो कार्बन कंपाउंड से पहले कुछ और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा जाएगा, फिर कार्बन के बारे में पढ़ा जाएगा। तो पहला है हाइड्रोजन। तो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो फॉर्म होता है हमारे अर्थ पे वो होता है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1। मतलब हाइड्रोजन के K शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि वो अपने K शेल को कंप्लीटली फिल कर सके। तो दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर बनाते हैं H2 मॉलिक्यूल। और जब दो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर करके तो वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर पाते हैं जो कि हीलियम, उसका होता है एटॉमिक नंबर 2। तो वहां पर जाकर वो स्टेबल हो जाता है हाइड्रोजन। और दोनों हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है जिसको हम लोग एक सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। अब बात करते हैं क्लोरीन के बारे में, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो क्लोरीन बनाता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो दो क्लोरीन मिलकर आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके पूरा 8 इलेक्ट्रॉन्स आपस में बना लेंगे। तो दो क्लोरीन आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब कि उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन वो लोग आपस में कंप्लीट कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, वो भी सिंगल बॉन्ड से। जैसे तो अब बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है क्लोरीन की तरह, बस यहाँ पे अंतर क्या होता है कि दो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और वही क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड होता था। क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और ऑक्सीजन के L सेल में होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स और उसको चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन्स ताकि वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। तो दोनों ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ते हैं ताकि वो स्ट्रक्चर फॉर्म कर सके जो आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है। तो स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि 2 पेयर्स शेयर हुए हैं, मतलब 2 पेयर मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि डबल बॉन्ड। तो अब बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7। तो नाइट्रोजन के बीच में 3-3 पेयर शेयर होंगे, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन टोटल शेयर होंगे, यानी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। डायग्राम में देख सकते हो। तो अब बात करते हैं अमोनिया के बारे में, NH3 के बारे में। तो अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होता है और 1 नाइट्रोजन होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने होते हैं, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है ताकि वो स्टेबल हो सके। और वही हाइड्रोजन को कितने चाहिए होता है, 1 बॉन्ड बनाना होता है ताकि वो स्टेबल हो सके या फिर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रोजन को चाहिए 3 बॉन्ड, तो नाइट्रोजन क्या करता है कि 3 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बना लेता है। इससे क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों स्टेबल हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कार्बन के बहुत ही बढ़िया कंपाउंड के बारे में, मीथेन। तो मीथेन का ज़्यादातर यूज होता है फ्यूल में, CNG में या फिर बायोगैस। और मीथेन सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है कार्बन का जो फॉर्म होता है कार्बन के द्वारा, और इसका फॉर्मूला होता है CH4, मतलब 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। और जैसे कि पता है कि कार्बन को 4 बॉन्ड की जरूरत होती है स्टेबल होने के लिए और हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड, तो मीथेन में 1 कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होता है। तो क्या करता है कार्बन की 4 हाइड्रोजन से एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बना लेता है। इससे क्या होता है कि हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाता है और कार्बन भी स्टेबल हो जाता है, क्योंकि कार्बन के भी 4 बॉन्ड बन गए और हाइड्रोजन के भी 1 बॉन्ड बन गए, हर एक हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड बन गया। और कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, मतलब ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनते हैं या फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोई कंपाउंड बनता है। मतलब ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनते हैं 2 एटम्स के बीच में। वैसे तो कोवेलेंट बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है, पर आपस का जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है। इसकी वजह से उनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड से जो कोवेलेंट कंपाउंड जो बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनते हैं, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होता है। इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कार्बन के बारे में पढ़ा, कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके कंपाउंड बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ा। तो अगले वीडियो में इसी चैप्टर को कंटिन्यू किया जाएगा।